हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के चैप्टर 3 को समझेंगे। दलीय प्रणाली में रुझान, भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व। देखिए दोस्तों, सारी बातें आपके सिलेबस के अनुसार आपको समझाई जाएंगी। सारी बातें यहाँ पर आपको काफ़ी आसान तरीके से पढ़ाई जाएंगी। बस आप हर बार की तरह वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप सही से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों, लास्ट चैप्टर में हमने कांग्रेस प्रणाली को समझ लिया था। अब यहाँ पे उसकी बात की बातें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ पे बीजेपी का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको काफ़ी अच्छे से बताया गया है इस चैप्टर में। और कुछ और भी सामान्य बातें आपको बताई गई हैं। एक तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं 1989 के बाद से जो भारतीय राजनीति का इतिहास रहा है, तो इसको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बताया गया है इस चैप्टर में। तो इसे हम समझेंगे। तो देखिए, गठबंधन का युग। देखिए 1989 के बाद दोस्तों हमें भारतीय राजनीति में ये देखने को मिलता है कि एक लंबा समय हमें देखने को मिलता है ये कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती। मतलब यहाँ पे गठबंधन के युग की बात यही की जा रही है कि 1989 के बाद हमें भारतीय राजनीति में ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती। ठीक है, स्पेशली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आम चुनावों की। ठीक है, लोकसभा के चुनाव की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, राज्यों के चुनाव की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमें राज्यों में भी दिखाई देता है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनका जो प्रभाव है वो बढ़ता हुआ हमें राज्यों में भी दिखाई देता है। लेकिन तब भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आम चुनावों के केंद्र स्तर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए 1989 से भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। पहले कांग्रेस अकेले सरकार बनाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाया। देखिए 1989 का चुनाव और वीपी सिंह की सरकार, कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली। ठीक है, 1989 का जब चुनाव हुआ तो इसमें कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली। 197 सीटें कांग्रेस को मिली लोकसभा की, इसलिए वह सरकार नहीं बना सकी। अब देखिए जनता दल ने कुछ क्षेत्रीय दलों जैसे कि एजीपी, डीएमके, टीडीपी इनके साथ मिलकर सरकार बनाई। देखिए, अगर आप लिखते हैं इन क्षेत्रीय दलों का नाम तो एजीपी वगैरह, डीएमके वगैरह आप हिंदी वर्ण का यूज़ करके ही लिखें। अगर आप हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं तो हिंदी वर्ण का यूज़ करें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितना डीपली याद करना है, कितना डीपली याद नहीं करना है, तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, भाजपा और वामपंथी दलों ने बाहर से समर्थन दिया। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली। अब देखिए, यहाँ पे दोस्तों ऐसी ही बातें यहाँ पे आपको इतिहास के रूप में बताई गई हैं। यहाँ पे बस आपको सामान्य रूप से ये बातें पता होनी चाहिए बस। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा समझाने की भी नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा समझाने की। काफ़ी ईजी तरीके से यहाँ पे आपको बताया गया है, सिंपल है। 1989 का जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को स्पष्ट सीटें नहीं मिली थी, बहुमत नहीं मिला था। और मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था कि वो अकेले सरकार बना पाएँ। तो ऐसे में जनता दल ने कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। ठीक है, लेकिन सरकार जल्दी ही गिर गई। तो फिर वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद चंद्रशेखर ने नई पार्टी बनाई और कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने वो। उनके पास सिर्फ 64 सांसद थे, इसलिए सरकार कमज़ोर थी और 16 महीने में गिर गई। 1991 राजीव गांधी की हत्या और कांग्रेस की वापसी। देखिए दोस्तों, 1991 में फिर चुनाव हुए। ठीक है, चुनाव राजीव गांधी की हत्या के बाद हुए थे। कांग्रेस को चुनाव में 244 सीटें मिली और उसने फिर से सरकार बनाई। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को खोलने वाले बड़े सुधार किए। मतलब जो नई आर्थिक नीति अपनाया गया था, नई आर्थिक नीति को जो अपनाया गया था 1991 की, तो वो इसी समय अपनाया गया था। 1996 त्रिशंकु संसद और गठबंधन सरकारें। देखिए दोस्तों, 1996 में फिर चुनाव हुए, कोई भी पार्टी बहुमत नहीं ला सकी। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी। ठीक है, 1996 में जो भाजपा थी तो वो सबसे बड़ी पार्टी बनी। ठीक है, लेकिन सरकार सिर्फ 13 दिन चली क्योंकि बहुमत नहीं मिला। मतलब जो सबसे बड़ी पार्टी थी तो राष्ट्रपति ने उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वो पार्टी यानी कि भाजपा उस समय वो बहुमत नहीं सिद्ध कर पाई लोकसभा में, जिस कारण से सरकार सिर्फ 13 दिन चली। फिर जनता दल के HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार भी 9 महीने में गिर गई। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार भी 11 महीने चले। नतीजा 1998 तक एक नई पार्टी व्यवस्था तैयार हो चुकी थी। अब कोई एक पार्टी, मतलब 1998 तक हमें ऐसी व्यवस्था दिखाई देती है भारतीय राजनीति में कि कोई एक राजनीतिक दल अकेले सरकार नहीं बना सकता था। मतलब स्पष्ट बहुमत किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिल पा रहा था। गठबंधन, मतलब जो गठबंधन सरकार है तो वो भारतीय राजनीति में उसका वो एक हिस्सा बन गया भारतीय राजनीति का कि गठबंधन सरकारें बनने लगी, क्षेत्रीय दल का प्रभाव बढ़ गया
और नई रणनीतियाँ भारतीय राजनीति का हिस्सा बन चुकी थीं। इस बदलाव के पीछे के कारण, मतलब ये जो हमें गठबंधन सरकारों का लगातार दौर दिखाई देता है, तो ये जो बदलाव हुआ था इसके पीछे क्या कारण थे, तो कुछ कारण यहाँ पे बताए गए हैं। देखिए, पार्टियों का बार बार बदलना, मतलब नेता और दल सत्ता के लिए बार बार पक्ष बदलते थे, जिससे अस्थिरता बढ़ती थी। मतलब कई बार जो नेता थे, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी बदलते रहते थे। इस कारण से कई बार जो दल थे, ठीक है, दल अपनी विचारधारा बदल ले रहे थे। कई बार एक दल किसी दूसरे विपक्षी दल के साथ मिल जा रहा था, गठबंधन की सरकार बन रही थी, तो कई बार जो विपक्षी दल थे वो मिल जा रहे थे, जिनके विचार नहीं भी मिल रहे थे। तो नेता और दल सत्ता के लिए बार बार पक्ष बदलते थे, जिससे अस्थिरता बढ़ी। राजनीतिक बिखराव और क्षेत्रीय दलों का उभार, मतलब जो क्षेत्रीय दल थे तो उनका भी उभार हमें दिखाई देता है, उनका काफ़ी महत्व दिखाई देता है। कांग्रेस के कमज़ोर होने से क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ। टीडीपी, एसपी, डीएमके जैसे दलों ने अपनी पहचान बनाई। मंडल आयोग और जाति आधारित राजनीति, ओबीसी आरक्षण से जाति आधारित वोट बैंक बना और नई पार्टियां उभरी। चुनावी गड़बड़ी और लोकतंत्र पर असर, बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाओं ने चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। आर्थिक सुधार और मीडिया का प्रभाव, नई आर्थिक नीतियों ने राजनीति की दिशा बदल दी। टीवी और निजी चैनलों ने जनता को राजनीति से जोड़ना शुरू किया। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ सामान्य यहाँ पे बात की गई है कि कुछ कारण हैं जिसके कारण हमें भारतीय राजनीति में ये बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बस सामान्य रूप से इसे समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम एक तरह से राजनीतिक इतिहास को ही देख रहे हैं। ठीक है, 1989 की बात यहाँ पर हमने ये सारी बातें की। दो ध्रुवों वाली राजनीतिक संरचना। अब देखिए दोस्तों, 1998 से शुरू हुआ नया दौर। भाजपा ने कई पार्टियों के साथ मिलकर एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन सरकार अल्पमत में थी, यानी बहुमत नहीं था। सरकार टीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों के समर्थन पर टिकी थी। भाजपा और कांग्रेस दो बड़े ध्रुव। अब यहाँ पे बात क्या की जा रही है, तो इसको समझिए दोस्तों। 1998 से भारत की राजनीति में दो बड़े केंद्र बन गए, भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए। मतलब हमें यहाँ पे दो ध्रुव दिखाई देता है, जिसको देखिए यहाँ पे हमें दो बड़े केंद्र हमें दिखाई देते हैं, जिसे यहाँ पर दो बड़े ध्रुव कहा गया है। देखिए, भाजपा के नेतृत्व में एक गठबंधन बन गया जिसे एनडीए, जिसका नाम एनडीए रखा गया। ठीक है, कांग्रेस के नेतृत्व में एक गठबंधन बना जिसे यूपीए नाम दिया गया। तो दोस्तों 1998 से हमें दो ध्रुवीय व्यवस्था या द्वि नोडल जैसी ये प्रणाली भारतीय राजनीति में हमें दिखाई देती है, एक तरफ एनडीए और एक तरफ यूपीए। अब देखिए 1999 से 2009 तक की कहानी, तो यहाँ पे हमें यही देखने को मिलेगा। देखिए, भाजपा की सरकार ने पहली बार पूरा कार्यकाल पूरा किया 1999 में। तो देखिए दोस्तों, एनडीए ने 302 सीटें जीती, भाजपा को 182 सीटें मिली, कांग्रेस को सिर्फ 114 सीटें मिली, लेकिन वोट शेयर कांग्रेस का बड़ा था। वाजपेयी सरकार ने आर्थिक सुधार और सड़क नेटवर्क पर जोर दिया। हालांकि ये तो नीतियां बताई गई हैं, यहाँ पे हम अभी नीतियों को नहीं पढ़ रहे हैं कि किस सरकार में क्या नीतियां अपनाई गई, क्या अच्छे सुधार हुए, क्या क्या कमियां थी, इसको हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बस हम एक इतिहास के रूप में यहाँ पे हम बातों को बस देख रहे हैं, समझने का थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि क्या स्थिति कैसी थी। मतलब 1989 से 1998 तक हमें ये देखने को मिला कि गठबंधन की सरकार बन रही है। ठीक है, फिर हमें आगे भी गठबंधन की सरकार देखने को मिलती है, लेकिन 1998 के बाद हमें एक तरह से भारतीय राजनीति में दो बड़े ध्रुव देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक तरह से द्विध्रुवीय व्यवस्था देखने को मिलती है, एक तरफ एनडीए और एक तरफ यूपीए। तो 1999 में एनडीए की सरकार बनती है। फिर 2004 में कांग्रेस की वापसी हमें दिखाई देती है, मतलब यूपीए की सरकार बनती है। कांग्रेस ने वाम दलों और समाजवादी पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई। अब देखिए दोस्तों, वामपंथी जो दल हैं, जो समाजवादी दल हैं, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, वामपंथी दल भी समाजवादी विचारधारा की तरफ झुके होते हैं। ठीक है, गठबंधन का नाम रखा गया यूपीए। ठीक है, जो गठबंधन बना था तो उसे यूपीए उसका नाम रखा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। 2009 में यूपीए की फिर जीत होती है। कांग्रेस ने 206 सीटें जीती, यूपीए को कुल 262 सीटें मिली, भाजपा को 116 सीटें मिली, एनडीए को कुल 159 सीटें। मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री बने। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों गठबंधन जो बने थे, तो इनकी कुछ खास बातें यहाँ पे हमें दिखाई देती हैं। नीतियों में निरंतरता, मतलब ये जो गठबंधन थे ये अपना कार्यकाल
पूरा कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था, नीतियों में निरंतरता दिखाई दे रही थी। मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार बदल गई तो नीति भी पूरी तरह बदल जाए। तो यहाँ पे हमें नीतियों में निरंतरता दिखाई दे रही थी। वाजपेयी और मनमोहन सिंह दोनों ने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया। मनरेगा, आधार, खाद्य सुरक्षा जैसी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई। गठबंधन की चुनौतियां, साथ में हमें कुछ चुनौतियां भी दिखाई दी। दोनों सरकारों को, चाहे वो एनडीए की सरकार हो चाहे यूपीए की सरकार हो, तो दोनों ही सरकारों को कई पार्टियों को साथ लेकर चलना पड़ा। कई बार समझौते करने पड़े, जिससे निर्णय लेने में कठिनाई हुई। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा का उद्भव और बढ़ता प्रभाव। देखिए दोस्तों, भाजपा की नींव 1980 में रखी गई थी। इससे पहले 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ नाम की पार्टी बनाई थी, जो भाजपा की पूर्ववर्ती थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी कैसे बनी, इसका विकास कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ, तो देखिए 1951 से आपको बात करनी पड़ेगी। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ नाम की पार्टी बनाई थी, ठीक है, जो आगे चलकर हमें देखने को मिलता है। इसी के जो प्रमुख नेता थे वो आगे चलकर भाजपा पार्टी बनाते हैं। तो इसे, भारतीय जनसंघ को ही भाजपा की पूर्ववर्ती पार्टी कहा जाता है। जनसंघ को पहले चुनाव में 3 सांसद मिले और धीरे धीरे पार्टी बढ़ती गई। देखिए, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के उद्भव को समझ रहे हैं, इसलिए अभी हमें भारतीय जनसंघ को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनसंघ बीजेपी की पूर्ववर्ती पार्टी थी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, विचारधारा की अगर हम बात करें तो 1964 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया, जो आगे चलकर भाजपा की सोच का आधार बना। अब देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, और वहाँ पर मैंने एकात्म मानववाद के विचार को भी आपको पढ़ाया है। अब देखिए, 1967 में जनसंघ का उभार। जनसंघ ने 35 सांसद, जनसंघ के 35 सांसद चुने गए और कई राज्यों में सरकारों में भागीदारी की। जनता पार्टी और फिर भाजपा का गठन। देखिए, 1977 में जनसंघ ने अन्य दलों के साथ मिलकर जनता पार्टी बनाई। एक तरह से गठबंधन की एक पार्टी बनी दोस्तों। गठबंधन नहीं, आप ऐसे कह लो कि एक पार्टी बनी जिसमें कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज शामिल थी, क्योंकि देखिए कांग्रेस को उस समय टक्कर देना था। तो जनसंघ, तो उस समय कई पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आई, ठीक है, और जनसंघ भी उसमें शामिल थी और जनता पार्टी बनाई गई, ठीक है, और इंदिरा गांधी को हराया गया 1977 में। लेकिन पार्टी में आपसी झगड़े हुए और 1980 में जनता पार्टी टूट गई। इसके बाद भाजपा का गठन हुआ। मतलब जो जनता पार्टी में जो भारतीय, मतलब जो जनसंघ पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके जो नेता थे वो उन्होंने भाजपा का गठन किया और अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। 1984 में कमज़ोर शुरुआत। अब देखिए, भाजपा को सिर्फ 2 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस ने 414 सीटें जीती, ठीक है, 1984 में। भाजपा का धीरे धीरे उभार। देखिए, 1989 से 1991 कांग्रेस को चुनौती। भाजपा को 85 और फिर 120 सीटें मिली। यह कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती देने की शुरुआत थी। मतलब 1989 में भाजपा को 85 सीटें मिली लोकसभा की। 1991 में भाजपा को, बीजेपी को 1991 में 120 सीटें प्राप्त हुई। 1996 में पहली बार सत्ता का स्वाद, मतलब 1996 में पहली बार बीजेपी सरकार में आई। हालांकि सरकार सिर्फ 13 दिन ही चली थी, लेकिन सरकार में आई बीजेपी। 1998 में गठबंधन बनाकर सरकार, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी और एनडीए बनाकर सरकार बनाई। 1999 से 2009 भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला। मतलब कभी एनडीए जीता, कभी यूपीए। मतलब हमें देखने को मिलता है कि 1999 में हम देखते हैं कि एनडीए की सरकार बनती है, ठीक है, फिर 2004, फिर 2009 में हम देखते हैं कि कांग्रेस जो यूपीए है, कांग्रेस का जो यूपीए का गठबंधन था, तो उसकी सरकार बनती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि किस तरह बीजेपी बीजेपी का किस तरह से उद्भव हुआ, बीजेपी पार्टी जो भाजपा है उसका किस तरह से उद्भव हुआ, उसका विकास किस तरह से हुआ, वो किस तरह से एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी बनी। देखिए, 2014 में भाजपा की ऐतिहासिक जीत। पहली बार भाजपा ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया। 282 सीटें और 31% वोट। देखिए दोस्तों, 1984 में जो चुनाव हुए थे उस समय कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था, 414 सीटें, ठीक है। 1984 के बाद अगर हम बात करें तो 2014 के चुनाव में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली। यह उसकी सबसे बड़ी हार थी। यह
1984 के बाद पहली बार था जब किसी एक पार्टी ने बिना गठबंधन के सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। 2019 में भाजपा की बड़ी जीत। भाजपा ने 2014 में 282 सीटें जीती, जो 2019 में बढ़कर 303 सीटें हो गई। कांग्रेस की सीटें थोड़ी बढ़ी, 44 से 52। भाजपा ने कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी जीते। मतलब हमें ये दिखाई देता है कि केंद्र स्तर पर तो हम लोकसभा के चुनाव में हमें दिखाई देता है कि भाजपा मजबूत हुई, ठीक है, लेकिन साथ में राज्यों में भी कई राज्यों में भी भाजपा की सरकारें बनी। 2014 से 2024 तक एकल पार्टी शासन का असर। इस दशक में भारत ने तेज आर्थिक विकास किया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा नीतियों को बता दिया गया है, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे सच बताऊँ तो यहाँ पे मैंने नीतियों के ज़्यादा पोर्शन को शामिल नहीं किया है, बस मुख्य मुख्य थोड़ी सी बातें यहाँ पर ऐड की हैं। इस दशक में भारत ने तेज से आर्थिक विकास किया। मतलब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एक मजबूत सरकार बनती है, ठीक है। भारतीय राजनीति में स्थिरता देखने को मिलती है। सरकार ने बड़े फैसले लिए, वित्तीय समावेशन और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र और G20 में भारत की भागीदारी बढ़ी। कोविड-19 और सीमा तनाव जैसे मुद्दों पर सरकार के प्रबंधन की सराहना हुई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ना जो नीतियाँ हैं इस पोर्शन को आप हटा दो, क्योंकि यहाँ पे एक पक्ष दिखाने का प्रयास ऐसा लग रहा है कि किया गया है। क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे और जब आप नीतियों को बताएंगे तो आपको जब आप नीतियों की बात करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बातें करनी पड़ेंगी। मतलब कई सारे पॉइंट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो हो सके जितना हो सके आप इन पॉइंट्स से बचें। क्योंकि दोस्तों अभी हम सिर्फ इस टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे हम इस टॉपिक में यही समझ रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी पार्टी का उद्भव हुआ और इसका मतलब किस तरह से ये एक प्रभावशाली पार्टी बनी। यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि किस तरह की नीतियों को लागू किया गया, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे DOSOL की बुक से यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, तो मतलब वहाँ पर कुछ ऐसी नीतियों को कहीं थोड़ा बहुत शामिल किया गया होगा, तो इसलिए यहाँ पे भी मैंने इसे शामिल कर लिया। हालांकि अब आपको क्लैरिटी मिल गई कि आपको नीतियों को यहाँ पे शामिल नहीं करना है। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उसके हिसाब से आप ध्यान रखना कि आपको शामिल करना है या नहीं करना। क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी वैसे यहाँ पे इस टॉपिक को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो देखिए 2024 में भाजपा की फिर जीत। देखिए 2019 में हमें दिखाई देता है कि भाजपा ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। देखिए NDA की सरकार बनी, लेकिन तब भी बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत था। लेकिन देखिए 2024 में हमें ये दिखाई देता है कि अगर हम सिर्फ बीजेपी की बात करें, हालांकि NDA की सरकार बनती है लेकिन तब भी बीजेपी को 241 सीटें ही मिली, ठीक है। 2019 से कम थी ये सीटें, लेकिन NDA गठबंधन ने मिलकर 293 सीटें हासिल की। इससे भाजपा फिर से सरकार बनाने में सफल रही। कांग्रेस की सीटें बढ़कर 99 हो गई। विपक्ष ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन भाजपा की रणनीति और संगठन के सामने टिक नहीं पाया। तो दोस्तों यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारत में भाजपा के बढ़ते प्रभाव के पीछे कारण। देखिए ये भी सामान्य टॉपिक के रूप में यहाँ पे ऐड किया गया है। कुछ सामान्य बातें ही यहाँ पे बताई गई हैं कि कुछ कारण हमें दिखाई देता है जिसके कारण हमें बीजेपी पार्टी है, ठीक है, भाजपा का प्रभाव हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसके पीछे कुछ यहाँ पे कारण बताए गए हैं। एक है नेतृत्व की मजबूती। जैसे कि नरेंद्र मोदी जैसे करिश्माई और मजबूत नेता ने पार्टी को एक स्पष्ट पहचान दी। उनके व्यक्तित्व और अभियान की वजह से जनता का भरोसा बढ़ा। मतलब दोस्तों अगर हम विपक्ष की बात करें, जब विपक्ष गठबंधन बनाने की बात कर रहा था, जब विपक्ष मिलकर मतलब चुनाव लड़ने की बात कर रहा था, कि विपक्ष ने जब फैसला मतलब विपक्ष जब 2024 के चुनाव की अगर हम बात करें, तो जब विपक्ष 2024 के चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहा था, तो तब भी एक कन्फ्यूज़न थी कि अगर मान लीजिए कि विपक्ष की जो सरकारें हैं, विपक्ष की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो गठबंधन के रूप में भी अगर सरकार बना लेती हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ठीक है, नेतृत्व कौन करेगा। तो जो नेतृत्व करता है तो वो स्पष्ट नहीं था। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके साथ ही संगठन और कामकाज। भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है, खासकर गांव और शहर स्तर पर। पार्टी के कामकाज और चुनावी रणनीति बहुत संगठित है। कमजोर विपक्ष। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों में झगड़े और कमजोर संगठन ने भाजपा को फायदा दिया। मीडिया और डिजिटल रणनीति। सोशल मीडिया और प्रचार के जरिए सीधे जनता तक पहुँच, चुनावी संदेश जल्दी और प्रभावी तरीके से फैलाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये कुछ सामान्य कारण बताए गए थे, ठीक है, भाजपा के बढ़ते प्रभाव के। आई होप यहाँ पे ये भी बातें आपको समझ में आई होंगी।
तो दोस्तों ये जो आपका चैप्टर था इसको हमने पूरी तरह समझ लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।